हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग 8 अप्रैल 2023 का करंट डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक संस्था है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसके द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल, ये नई दिल्ली में जो हवाई अड्डा है, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल, इसका स्थान कौन सा है? दुनिया के जो व्यस्ततम हवाई अड्डे हैं उनमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का स्थान कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी सातवां और ऑप्शन डी नौवां। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी नौवां। ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का स्थान जो है वो 9वां स्थान पर ये रहा है। देश के व्यस्ततम दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डों में ये 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हवाई अड्डा है जिसको इस रिपोर्ट में जगह मिली है। मतलब यहाँ पे ही ट्रैफिक दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा हवाई अड्डा है जो इस रिपोर्ट में अपनी जगह बना पाया है। इसके पहले ये रिपोर्ट 2021 में जारी हुई थी, उसमें इसका स्थान 13वां था। ठीक है, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे जो है लगातार 5वें वर्ष भी जो है 4 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की आवाजाही ये बनाए हुए। लगभग इस हवाई अड्डे से हर वर्ष 4 करोड़ यात्री जो है वो निकलते हैं और लगातार 5 वर्ष हो गए हैं इसको। ठीक है, इस बार इसका स्थान जो है वो 9वां आया है और इसके पहले इसका स्थान जो था वो 13वां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, चीनी मिलों से सीरे से एथेनॉल बनाते वक्त निकलने वाली राख से किस पदार्थ का उत्पादन किया जा रहा है? तो चीनी उद्योग है तो उसमें एक सीरा जो है वो ऑलरेडी अपशिष्ट है। ठीक है, इसका ये अपशिष्ट है। इस अपशिष्ट से क्या है, हम लोग एथेनॉल बनाते हैं। इस एथेनॉल को बनाते समय एक राख निकलती है, ये भी अपशिष्ट ही है। अब इस राख का उपयोग भी किसी एक पदार्थ को बनाने में किया जाने लगा है। आपको बताना है उस पदार्थ का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पोटास। ये जो राख निकल रही है सीरे से एथेनॉल बनाते वक्त, उस राख का उपयोग क्या है, पोटास बनाने के लिए किया जा रहा है। पोटास जो है वो उर्वरक के रूप में यूज होता है कृषि में। ठीक है, ये बनाया किसने है, जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है या इसी शर्करा संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो ये कानपुर में। ये आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन है। इस कानपुर ने एक तकनीकी विकसित की है, इस तकनीक के माध्यम से इस राख से जो है वो पोटाश बनाया जा रहा है। एक्चुअल में जो ये राख है, इस राख को हानिकारक पदार्थ बोलते हैं। ये राख जो है वो बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट है और इसी वजह से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसने इस पे खुले में फेंकने में या निस्तारण पे रोक लगा रखी है। तो जो चीनी उद्योग में लोग लगे हुए हैं उनके लिए ऑलरेडी जो है इस राख का निपटान करना उनके लिए टफ होता है। ठीक है, अब चूंकि इससे ये पोटास बनाया जा रहा है तो इनका डिस्पोजल ये इसके लिए क्या है, आसान है। इस पोटास का उपयोग जो है वो मुख्य उपयोग जो कृषि क्षेत्र में है, आप लोगों ने कृषि क्षेत्र में पढ़े होंगे, एनपीके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद से फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं। उसमें ये पोटास जो है वो ये आपको पोटेशियम जो है वो प्रदान करने में आपको यूज करती है। बाकी ये पोटास जो है अभी तक भारत क्या करता था, आपने देखा होगा उर्वरकों में ये पोटेशियम और फास्फोरस जो है वो मूलतः आयात पर ही डिपेंड करता है। तो ये जो पोटास इस राख से बन रही है वो आयातित पोटास से सस्ती है, करीब 75% तक सस्ती है एवं गुणवत्तापूर्ण है। मतलब जो हम आयात कर रहे हैं उससे ये ज्यादा अधिक गुणवत्तापूर्ण है और सस्ती है। ठीक है, और प्लस जो है वो किसी एक उद्योग के अपशिष्ट से बन रही है, तो ये हर तरह से जो है वो फायदेमंद है। पर्यावरण को भी ये सुधारने में सहयोग करेगी, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, तो किसानों को जो है वो अधिक गुणवत्तापूर्ण पदार्थ मिलेगा। और प्लस इसकी जो वो है मतलब आयात का भी बिल इससे कम होगा और इसकी कीमत भी जो है वो कम पड़ने वाली है। ठीक, लाइक 75% है, यानी अगर आयात 100 रुपए की मिल रही है तो ये हमें 25 रुपए की मिल रही है। इसका ऑलरेडी जो है उत्पादन स्टार्ट किया हुआ है यूपी में, तो इसका उत्पादन काफी तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटाश के बारे में, जो हमारे सीरे से एथेनॉल बनाते वक्त निकलने वाली राख का जो है क्या है, निकलने वाली राख से
ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे कंटेंट जो है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम से उपलब्ध है। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके आप ये सारे फ्री पीडीएफ्स ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए अपडेट्स के बारे में आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, ठीक है, स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसका सदस्य चुना गया है। भारत इसका सदस्य बन गया है। ये यूएन का संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, उसका सदस्य बन गया है। सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल जो है वो कब से आरंभ हो गया? चुनाव तो भारत जीत गया है, ठीक है, अब इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट होने वाला है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1 अप्रैल 2023 से, 1 जुलाई 2023 से, 1 जनवरी 2024 से और 1 जुलाई 2024 से। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2024 से ये भारत का कार्यकाल जो है स्टार्ट होने वाला है। ये जो अभी इसका सांख्यिकी आयोग का तो सदस्य चुना ही गया है, इसके अलावा भारत को मादक पदार्थ रोकथाम आयोग, ठीक है, जो ये मादक पदार्थ हैं इनकी रोकथाम के लिए भी एक आयोग है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, कोऑर्डिनेशन एक बोर्ड है, इनका भी सदस्य जो है भारत को चुन लिया गया है। तो एक साथ भारत क्या है, संयुक्त राष्ट्र के 3 निकायों का जो है वो सदस्य चुन लिया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, इनका हो गया है। यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ये चुना हुआ है, चुनाव इनके द्वारा कराए गए थे, यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद ने। और ये जो तीनों हैं ये जो क्या है, यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक जो निकाय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट निकाय हैं, ठीक है, वहां पे भारत को तीनों में सदस्यता मिल गई है। ये चुनाव जो है वो 4 साल की अवधि के लिए हुआ है और 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होना है। इसके पहले भारत जो बना हुआ था वो 2004 में इस आयोग का सदस्य चुना गया था। इस बार 2023 में चुना गया है, 24 से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा इसका, तो लगभग 20 साल बाद ये दोबारा से चुना गया है। इसके अलावा भारत को चुनाव में टक्कर देने के लिए कौन कौन से देश थे? दक्षिण कोरिया था, चीन था और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश जो थे वो चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे। इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने चुनाव में जीत हासिल की है। तो चीन को अगर भारत पीछे छोड़ रहा है चुनाव में और जीत हासिल कर रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के लिए बड़ी वजह है कि लोग भारत पर चीन की अपेक्षा अधिक विश्वास दिखा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है वो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सर्वोच्च संस्था है और इस क्षेत्र के लिए, सांख्यिकी क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करने के लिए ये उत्तरदायी भी है। ठीक है, ये सर्वोच्च संस्था भी है और मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना जो है वो 1947 में हुई। ठीक, उसके अलावा ये क्या है, अवधारणाओं और कार्यप्रणालियों के निर्माण के साथ साथ उनके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। ये कार्यप्रणालियां विकसित करती है, ठीक है, और उसका राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन हो रहा है, उन पर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बिकॉज सदस्य देश इस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये देखना इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आयोग में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। इस आयोग में जो है वो टोटल ये 24 सदस्यीय आयोग है। ठीक है, इसमें क्या है कि भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, कि इस स्पेसिफिक रीजन से इतने लोग होंगे, इस तरह से इसका वितरण किया हुआ है और इस आयोग में 24 सदस्य होते हैं जिसमें भारत भी एक सदस्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी की वन दरोगा भर्ती परीक्षा भी आयोजित हो रही है। ये 30 अप्रैल को परीक्षा होनी है। तो उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे पर्यावरण से या पारिस्थितिकी तंत्र से या जलवायु से संबंधित हैं। ठीक है, तो वो इस यूपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा आप लोग जो भी एग्जाम देते हैं उनमें पर्यावरण जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप वो वीडियोस देखकर भी वहां से जो वो है सीख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए वीडियोस जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो बंद दरोगा की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है, तो चैनल पे आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उनका भी फ्री पीडीएफ में अवेलेबल है सारा कुछ, टेलीग्राम के थ्रू ही वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और
9 अप्रैल। तो इसका जो सही जवाब है वो है 7 अप्रैल। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये स्वास्थ्य दिवस जो है एक्चुअल में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना ही 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। तो उसी की स्थापना दिवस पर ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 1950 को। 48 में स्थापना होती है और 2 साल बाद जो है वो पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1950 को मनाया गया। इस वर्ष की जो स्वास्थ्य दिवस की थीम है वो है सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए स्वस्थ। इसके साथ विश्व स्वास्थ्य निकाय जो है वो अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है। ये 7 अप्रैल 1948 में बना था, तो 7 अप्रैल 2023 को इसके ये 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है? लोगों को शिक्षित करने, स्वास्थ्य के मुद्दों, नई दवाइयों, अनुसंधान के बारे में जागरूकता फैलाने और हर जगह किसी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। WHO के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिदरी शिल्प कलाकार, ठीक है, एक कला का एक रूप है, बिदरी शिल्प है, उसके कलाकार हैं शाह रशीद अहमद कादरी, ठीक है। इनको अभी इस वर्ष पद्मश्री दिया है, पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम, इनके डिस्ट्रीब्यूशन का सेलिब्रेशन रखा था, उस दिन ये आए थे। इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। बाकी इन्होंने वहां पे कुछ बयान भी दिया है जिस बयान की वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो इनको जो है बिदरी शिल्प कला के लिए जो है पद्मश्री मिला है। कला की इस विधा का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कि ये कला की जो विधा है, बिदरी शिल्प जो है, वो इसका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 15वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 16वीं शताब्दी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, 14वीं शताब्दी। इस कला का जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। ये शाह रशीद अहमद कादरी जो है वो कर्नाटक में बीदर में जन्मे थे, ठीक है। और बीदर में ही जो बिदरी कारीगर हैं उनके परिवारों से आते हैं। इनको इस कला का प्रशिक्षण इनके पिता जो हैं शाह मुस्तफा कादरी ने दिया हुआ था। बाकी 1970 में इन्होंने हस्तशिल्प में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया और विभिन्न अनूठे पैटर्न इन्होंने विकसित किए। बाकी बहमनी साम्राज्य में दरबारी कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी तकनीकी और शीट वर्क को भी इन्होंने फिर से नए सिरे से पेश किया। किसमें? बहमनी साम्राज्य में। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहमनी साम्राज्य जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी बहमनी साम्राज्य में ये बिदरी कारीगरी जो चलती थी, उस टाइम जो दरबारी कलाकार इस्तेमाल करते थे तकनीकी का, उसी तकनीकी को इन्होंने नए सिरे से पेश किया है। बाकी ये देख लेते हैं ये बिदरी हस्तशिल्प क्या है। तो बिदरी हस्तशिल्प पहले तो 14वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। बिदरी कला क्या है? प्रसिद्ध धातु हस्तकला है, ठीक है। इस पर धातु के ऊपर आप क्या करते हो? काम करते हो हाथों से, ठीक है। इसका नाम जो है वो कर्नाटक में जो बीदर क्षेत्र है उस बीदर क्षेत्र से लिया गया है। माना जाता है कि इसका विकास बहमनी सल्तनत जो थी वो और बारिदी सल्तनत जो है वो उसके शासन के दौरान में हुआ है। बारिदी के बारे में आपने सुना होगा वरीद शाही, ठीक है, और बहमनी के बारे में आपने पढ़ा होगा बहमन शाह, ठीक है, बहमन शाही। तो ये उसके टाइम पर इसका विकास जो है वो माना जाता है। बाकी बिदरी वेयर जो है आप देखते हो हार्डवेयर कुछ ऐसे ही वैसे ही बिदरी वेयर है। इस शब्द का मतलब जो है वो एक अनोखे धातु के बर्तन के निर्माण से है। आपको बताया ना कि बिदरी कला जो क्या है वो धातु हस्तशिल्प है। तो बिदरी वेयर जो क्या है? धातु के बने अनोखे बर्तन है जिस पर एक खास तरह की कारीगरी की जाती है। इसी कारीगरी को बिदरी हस्तशिल्प बोला जाता है। तो ये हो गया आपका बिदरी हस्तशिल्प के बारे में। बाकी क्वेश्चंस में आज हमारे पास इतना ही है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। अभी क्या है, आरबीआई के अनुसार जो है 2023-24 के लिए आरबीआई ने भारत की वृद्धि दर जो है, आर्थिक की जो है विकास दर जो है वो रखी हुई है 6.5% रखी है। वर्ष 2023-24 के लिए इन्होंने विकास दर को कितना रखा है? 6.5% रखा है 2023-24 के लिए। और अभी आरबीआई की जो पहली मौद्रिक नीति समीक्षा जो बैठक हुई थी, उस बैठक के पश्चात इन्होंने भारत की विकास दर को ये 6.5% बताया हुआ है 2023-24 के लिए। इसके पहले हम वीडियो में आपको बता चुके हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की विकास दर बताई थी, वो इन्होंने 6.3% दी है। उसके बाद से IMF ने भी विकास दर दी है, इन्होंने 6.8%
6% दी है, और उसके बाद से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भारत की जो विकास दर दी है वो 6.4% दी है। ठीक है, तो जो अभी जो आने वाले हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीपीसीएस का जो पेपर आने वाला है वहां पे ये पूछा जा सकता है। आपको चारों विकास दरें दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि किसने विकास दर कितनी रखी है, मैचिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये कमीशन जो है वो बेसिकली फैक्ट्स पे टारगेट करते हैं और ये सारे जो है वो फैक्ट्स ही हैं। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी हमने जो भी कंटेंट डिस्कस किया, क्वेश्चन डिस्कस किए, वो आपको कैसे लगे वो आप प्लीज हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा फ्री पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आपको टाइमली नए नए कंटेंट्स और ये फ्री पीडीएफ जो है आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।